हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा आईटीआई से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो सेमेस्टर 1 है उसके बेसिक्स को समझा था। जो विद्युत सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर है उसको कवर किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो विद्युत कार्य के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो औजार उपयोग किए जाते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि सबसे जो पहली शुरुआत होती है आईटीआई की वो टूल से ही होती है। और आपको हर जगह जितने भी टूल ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होने वाला है इस पूरे ट्रेड में, और आप जब भी वर्क करोगे तो, है ना। तो अभी जो हमारा ये लेक्चर बेस्ट होने वाला है, यहाँ पे हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए टूल्स के इस्तेमाल में, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके मेंटेनेंस को भी समझेंगे कि आखिर हम लोग एक टूल जो भी आप यूज़ करते हो उसको हम लोग कैसे मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि वही आपको हमेशा साथ देगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे तो अच्छी तरीके से काम करेंगे और आपको लंबे समय तक जो है साथ देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो इससे पहले आपने अगर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से जो है सिखाया जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप कोर्स में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाहते हो आप, तो हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो और वहाँ से आपको एडमिशन की प्रोसेस जो भी है वो समझाई जाएगी, और आपको अच्छे तरीके से अगर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि आखिर हम लोग को पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग जो भी हमारा सिलेबस है उसको आगे कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला है, देखिए हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सुरक्षा की बात करनी है। तो सबसे पहले आपको हम लोग इसमें भी थोड़ी सी सुरक्षा की बात करेंगे कि आखिर आपको क्या क्या करना है सुरक्षा से रिलेटेड। मशीनों की रेटिंग को हम लोग समझने वाले हैं, औजार कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं, टूल किट औजार और उनके उपयोग क्या हैं, या अन्य औजार जो भी हैं उनके उपयोग क्या हैं। तो इन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। टूल किट को आप मैनेज कैसे करोगे, उसको कैसे यूज करने के बाद कैसे रखना है ना। और उसके मेंटेनेंस के बारे में, जितने भी औजार आप टूल्स यूज करने वाले हो उसके मेंटेनेंस को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आपको सुरक्षा में क्या क्या ध्यान रखना है। तो आप जान रहे हो कि बिजली पे ही आपको ज़्यादातर काम करना है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों को काम करना है, पूरे ट्रेड में किया जाता है। तो आपको खुद का सुरक्षा सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बिजली जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमारे लिए जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी है ना। थोड़ी सी लापरवाही आपके जीवन को समाप्त कर सकती है या आपके साथियों के जीवन को समाप्त कर सकती है। इसलिए आपको एकदम सही तरीके से काम करना सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, एक तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म से। आपको क्या होना चाहिए, एक आपकी पहचान आपकी यूनिफॉर्म से ही होगी। जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म जरूर पहने, है ना। आपको जिस टाइप का, जनरली इस टाइप का ड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं, अटैचमेंट रहते हैं जिससे आपको उसको कैरी कर पाए अच्छे से। तो आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना होगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का आपको हेलमेट का यूज करना है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट पे या किस प्रकार के लोग कैसे कैसे हेलमेट पहनते हैं। तो जनरली एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ब्लू कलर का जो है हेलमेट दिया जाता है ना, उनकी पहचान है। तो आपको भी ये ब्लू कलर का हेलमेट पहनना है। ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होगा
और वो भी आपका प्रॉपरली, मतलब इंसुलेशन के बारे में आप जरूर से जरूर पता कर लेंगे कि आखिर वो कितने वोल्टेज रेटिंग पे तक वो काम कर सकता है, और आप उस वोल्टेज रेटिंग से ऊपर कभी नहीं जाएंगे, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि आपने जो ग्लव्स खरीदा है वो 1000 वोल्ट तक जो है इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो आप 1000 वोल्ट से ऊपर के वोल्ट पे कभी भी उसको पहन के काम नहीं करेंगे। गलती से भी ये आपसे नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप मान लो कि ऐसा कर रहे हो 1000 वोल्ट तक का जो है रेटिंग वाला आप ग्लव्स पहने हो और आप उससे ज्यादा जाओगे, तुरंत आपको बिजली का झटका लग जाएगा, है ना। तो आप ये सिर्फ ग्लव्स पहन के श्योर नहीं हो जाएंगे कि हाँ हम लोग क्या करें कि चलो ग्लव्स पहने हैं, हम लोग को करंट नहीं लगेगा, है ना। करंट फ्लो होना टोटली डिपेंड करता है क्या, वोल्टेज पे, है ना। वोल्टेज अगर हाई है तो वो लकड़ी से भी, हवा से भी, आपको पता है बिजली गिरती है हाई वोल्टेज, है ना, वो बिजली हवा से भी पास हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखा जाए तो अचानक कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज रेटिंग क्या है। अगर वोल्टेज रेटिंग हाई हो जाती है तो हवा से भी बिजली बह सकती है, लकड़ी से भी बह सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपने जो भी पहना है आपने अपनी सेफ्टी के लिए, वो उस रेटिंग का है या नहीं है ना, उस जिस वोल्टेज पे काम कर रहे हो उसके लायक बना है कि नहीं। यही बात आती है, शूज भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। इस टाइप का आप शूज प्रेफर कर सकते हो, ये इस टाइप का आपको रेकमेंडेड जो है, जो कंपनी रेकमेंड करेगी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, है ना, वो रेकमेंड करेगी वैसा ही आपको शूज लेना चाहिए, है ना। क्योंकि आप स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको झटका लगने का पूरा संभावना है ना। तो आपको अच्छी क्वालिटी के शूज जो है वही पहनने चाहिए, क्योंकि लाइफ से आप कहीं भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी लाइफ को पैसे बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ से खिलवाड़ करें। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने, प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करें, प्रॉपर जो शूज़ हैं वो पहने, हेलमेट का यूज़ करें। हेलमेट में आपने कलर देखा है कैसा हेलमेट का कलर आता है, ड्रेस भी ऐसा ही होता है। और जो आप टूल्स यूज कर रहे हो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जो टूल्स हम लोग कर रहे हैं उसका जो इंसुलेशन है, उसका जो हैंडल, ये सब पे जो कवर चला है प्लास्टिक का या जो भी, वो कितने वोल्टेज को सह सकता है, या कितने वोल्टेज पे आप उस पर काम करेंगे तो वो आपको झटका नहीं लगने देगा। तो आपको इंसुलेशन की रेटिंग भी सही से पता होनी चाहिए, है ना। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप काम करना शुरू करेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जब आप टूल्स की बात करें या यूनिफॉर्म की बात करें या जो भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें जो है हमेशा ध्यान में रहेंगी जब भी आप काम करोगे तब भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेलमेट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आखिर क्या होता है। वाइट जो है हेलमेट जनरली इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर या फोरमैन जो लोग होते हैं उन लोगों को दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्हाइट हेलमेट लगाया है तो या तो इंजीनियर होगा या सुपरवाइजर होगा या मैनेजर होगा या फिर फोरमैन होगा। अगर रेड किसी ने पहना है तो इसका मतलब वो फायर फाइटर है, मतलब आग जहाँ पे लगती है ना, उससे बचाव के लिए जो लोग आते हैं वो लोग रेड हेलमेट पहनते हैं। ब्लू हेलमेट जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और बाकी जो टेक्निकल ऑपरेटर रहते हैं उनके लिए। येलो जो है वो लेबर पहनते हैं, और अर्थ मूविंग ऑपरेटर जो है वो लोग येलो कलर का हेलमेट पहनते हैं। ब्राउन जो है वेल्डिंग करने वाले लोग पहनते हैं, या ज़्यादा गर्म इलाके में या वैसे चीज़ों पे जो लोग काम करते हैं वो लोग ब्राउन कलर का हेलमेट पहनते हैं। ग्रीन कलर का हेलमेट सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए रिकमेंड किया गया है, और ग्रे कलर का जो है वो साइट विजिटर के लिए, है ना, कोई साइट पे विजिट करने आए हैं तो वो सब ग्रे कलर का हेलमेट पहनेंगे। तो हेलमेट से भी आप लोगों को पहचान सकते हो कि कौन सा किस पोस्ट का वो आदमी या किस लेवल का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मशीनों की रेटिंग क्या कहती है, और ये सबसे ज्यादा समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। मशीनों की रेटिंग, रेटिंग का मतलब होता है कि कोई डिवाइस, क्योंकि वो इंसानों ने बनाया है या भगवान ने भी जो चीज बनाया है, वो हर एक का अपना किसी न किसी चीज को सहने का एक क्षमता होता है।
ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हर एक चीज जो होता है उसको सहने का एक क्या होता है, क्षमता होता है। किसी ने आपने जैसे बाइक बनाया गया है, तो बाइक जनरली दो आदमी को बैठाने के लिए बनाया गया है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये जो है इतना ही लोड सह सकता है। अगर उससे ज्यादा लोड आप उस पर डालोगे तो तुरंत अगर खराब ना हो तो आने वाले कुछ समय में जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो थोड़ा बहुत ओवरलोड के लिए हमेशा बनाई जाती हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले जानना है कि कोई भी मशीन जो बनाया गया है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज रेंज पे हम लोग इससे काम कर सकते हैं, है ना। आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जैसे और उसका रेटिंग क्या है, मतलब कितना वोल्टेज पे काम करेगा, कितना करंट वो लेगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड कैलकुलेशन या इसको और अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत के लिए आपको ये चीज समझाया जा रहा है कि जब भी आप चीजों को जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करें तो आप उसके रेटिंग के बारे में जरूर आश्वस्त हो ले, है ना। कि आखिर आपने जैसे आप देखोगे एक टेस्टर है तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जनरली हम लोग 500 वोल्ट तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। आप 500 से ज्यादा वोल्ट पे इसको करोगे आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितना रेटिंग के लिए बनाया गया है आप उससे ज्यादा ना जाएं, है ना। ये है वो जो सोल्डरिंग आयरन है ना, उसकी रेटिंग क्या है। अलग अलग सोल्डरिंग के लिए अलग अलग रेंज का, अलग अलग वोल्टेज की चीजें आती हैं, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे कुछ चीजें और समय के साथ क्लियर होंगी, है ना। जरूरी नहीं कि सारी चीजें अभी अभी हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं तो सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन समय में के साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती जाएंगी, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मल्टीमीटर दिखाया गया है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे आप देख रहे हो हैंड ड्रिल है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। यहाँ पे ये प्लायर है जिसको हम लोग पिलास कहते हैं आम बोलचाल में। जब आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो आपको इसको पिलास बहुत ही नहीं के बराबर कोई बोलेगा, आपको जनरली इसको प्लायर ही बोलना होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, तो आपको जब इसका इस्तेमाल करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जो इंसुलेशन है, इसका जो कवर चढ़ा हुआ है वो कितनी वोल्टेज तक हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा, है ना, हमको बचा पाएगा अगर हम लोग लाइव पे काम कर रहे हैं तो, है ना। लाइव वायर पे मतलब वैसे वायर जिसपे उस समय करंट बह रहा हो और जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रखेंगे जितना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको समस्या आनी ही आनी है। चलिए तो अब बात करते हैं औजारों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास जो औजार होते हैं वो दो ग्रुप में बांटा गया है जो भी इलेक्ट्रिशियन को जरूरी होता है। एक होता है टूल किट औजार जो अपने टूल किट में लेके चलता है, और दूसरा है अन्य औजार, है ना, जो उसके टूल्स में नहीं रहते हैं, है ना, वो अलग रहते हैं। आप वर्कशॉप में रखा हुआ हो सकता है या और भी जगह पे आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है। तो दो प्रकार के आपको टूल किट औजार के बारे में भी जानना है और बाकी जो औजार है उसके बारे में भी जानना है। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि आखिर औजार होता क्या है, कैसे यूज करता है, उसके किस पार्ट को क्या कहते हैं, और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए किस प्रकार का जो औजार है वो उपयोगी होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ टूल्स को। ऐसे देखिए मैंने सेपरेट सेपरेट स्लाइड नहीं बनाया है, क्योंकि अगर हर एक टूल के लिए अलग अलग स्लाइड बनाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मेरा ये प्रयास है कि कम समय में आपको पूरी सी जानकारी जो है वो दे दी जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर से, जो सबसे कॉमन है। स्क्रू ड्राइवर पेचकस भी बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के जो है पेंच को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो अलग अलग पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है सैंक, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सैंक कहा जाता है। ये हैंडल है, और यहाँ जो रहता है
इसको कहा जाता है बीट। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसके सैंक, ये इस वाले, इसकी लंबाई जो बीट और सैंक की लंबाई से मापी जाती है। अलग अलग साइज में आता है ये, बीट का टाइप भी अलग अलग आता है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये चपटा टिप है ना, फ्लैट टिप बोलते हैं, एक क्रॉस एज है ना। तो इसमें आप देखोगे कुछ ऐसे स्क्रू में ऐसा बना रहता है ऊपर, है ना, तो उसको खोलने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। जो फ्लैट टिप होता है उसमें इस टाइप का स्क्रू बना होता है, उसको खोलने के लिए यूज करते हैं। अलग अलग साइज में ये आता है और आपको जनरली 15 सेंटीमीटर के रेंज का ज़्यादातर यूज पड़ता है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये खोले, स्क्रू खोले, तो आपको जो है उसका जो यहाँ पे कटाव है ना, वो पूरा उतना लंबाई का आपको बीट का यूज करना चाहिए, है ना, उतने बीट वाले स्क्रू ड्राइवर का यूज करना चाहिए, है ना। अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कौन सा है। हमेशा चुनते समय इंसुलेशन की क्वालिटी का जरूर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है, इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। इसको कहते हैं फेज टेस्टर, है ना। आपने ये जरूर देखा होगा, बहुत ही कॉमन टूल है ये, और ये घर में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इस बात की जांच करने के लिए यूज किया जाता है कि किस वायर में फेज आ रहा है, मतलब लाइन आ रहा है ना। हम लोग जनरली ऐसे करके टच करते हैं। इसका टिप होता है ये वाला, इस पे एक उंगली को रखा जाता है ना, और इसको वायर से टच किया जाता है। अगर उसमें वोल्टेज है तो यहाँ पे एक नियॉन लैंप लगा होता है ना। नियॉन लैंप क्या करता है, ग्लो करता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस फेज में जो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, फिर से यहाँ पे बीट है, सैंक है ना, यहाँ पे टिप है, और यहाँ पे है एक नियॉन लैंप। एक्चुअल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, आपने जरूर देखा होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, ये है हमारा टेस्टर, टेस्ट लैंप या टेस्टर, हाँ टेस्ट लैंप ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ये अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। एक बल्ब लेके, और एक बल्ब लेंगे हम लोग, और उसमें एक होल्डर लगा देंगे, और उसमें से दो वायर निकाल लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट लैंप। और कहाँ पे सप्लाई आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है, इसकी जांच हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है टेस्ट लैंप की हेल्प से। बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है, ये है पोकर, है ना। पोकर किसको कहते हैं, तो ये कुछ स्क्रू ड्राइवर जैसा ही है, बस इसका जो एज है, यहाँ पे बिट जो है वो नुकीला है ना। एक्चुअल में स्क्वायर टाइप का वो फेस रहता है और वो नुकीला रहता है। ठीक है, फिर से यहाँ सैंक है ना, ये बिट हो गया, हैंडल हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल जनरली करते हैं जहाँ जहाँ लकड़ी में, अगर मान लीजिए कि आपको स्क्रू कसना है, तो उस समय हम लोग इसकी मदद से हल्का सा उसमें होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उससे हम लोग उसमें स्क्रू कसते हैं। तो कुकर का इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी में छेद जो करके स्क्रू कसने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा चाकू है, इलेक्ट्रिशियन चाकू है। इसका यूज किया जाता है जनरली इंसुलेशन को छीलने के लिए। जो तार रहता है उसके ऊपर जो पीवीसी का लेयर चढ़ा रहता है, उसको हम लोग जनरली रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये ब्लेड है ना, इधर हैंडल बना हुआ है, और इसका जो लेंथ है यहाँ पे प्रेस करके आगे कम या ज्यादा किया जा सकता है। और इसमें तेज काफी रहता है, इसका जो धार होते हैं वो बहुत ही तेज होता है। तो इस्तेमाल करते समय आप सही तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको खुद कहीं पे कटिंग ना हो जाए। ठीक है, आपका हाथ कट जाए या जो भी, है ना। और उसके बाद फिर से यूज करने के बाद इसको वापस कर देंगे। इसका जो ब्लेड रहता है वो बहुत ही हार्ड रहते हैं, और धार भी बहुत ज्यादा तेज रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन चाकू दिखाया गया है ना। इसमें भी दो ब्लेड जनरली रहता है, एक जो रहता है वो काटने के लिए यूज होता है या इंसुलेशन को छीलने के लिए, और दूसरा जो रहता है कई बार स्क्रैपिंग ब्लेड रहता है। स्क्रैपिंग ब्लेड जो होता है, स्क्रैपिंग ब्लेड जो रहता है वो इंसुलेशन को हटाने के लिए रहता है।
अगर आपने देखा होगा कि मोटर वोटर का जो तार होता है ना, अब देखेंगे जनरली वो गोल्डन कलर टाइप रहता है ना, तांबा का रहता है या फिर एल्युमिनियम का, तो उसके ऊपर क्या रहता है, वो खुला रहता है ना। आप देखोगे क्या कि उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है, कोई पीवीसी या प्लास्टिक का कोई चीज नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर एक इंसुलेशन का कोटिंग चढ़ाया रहता है, एक पतला परत चढ़ाया रहता है, जिसके कारण दो तार आपस में टच करने के बाद भी उनमें आपस में करंट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको स्क्रैप करने के लिए हम लोग इन ब्लेड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको कहते हैं, ये पूरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्लायर। ठीक है, प्लायर में आपको हिंदी में ऐसे जनरली पिलास आम बोलचाल में लोग बोलते हैं, लेकिन आपको प्लायर का ही आदत डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको हम लोग, इस टाइप का जो प्लायर होता है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत सारा काम कर सकता है, जैसे नट को खोलना कसना, है कि नहीं, तार को काटना, उसका इंसुलेशन उतारना, है ना, इस प्रकार की ये बहुत सारी चीज़ों को मोड़ना, है ना, तारों को मोड़ना है या उसको कसना है, तो ये सारी चीज़ों को कर सकता है। तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, है ना। इसकी जो लंबाई है कुछ ऐसी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक मापी जाती है। ये जो है इस पे हैंडल पे जो है इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, ये जो आप कलर देख रहे हो, है ना। यहाँ पे जो है इसको जॉ कहते हैं, है ना, जॉ मतलब होता है जबड़ा, है ना। तो कटिंग एज यहाँ पे रहता है या जॉ रहता है। यहाँ पे जो रहता है ये इसको मूव कराने के लिए रहता है। ठीक है, इसको जनरली हिंदी में चूल बोला जाता है ना, जो भी मूव करता है उसके अलावा। ठीक है, तो इतना सारा चीज इसको आपको जानना है। अलग अलग 15 सेंटीमीटर से लेके आगे 30-45 तक लगभग आता है अलग अलग। जनरली आपको 15 या फिर 30 सेंटीमीटर रेंज का ही इस्तेमाल करना होता है ना। क्योंकि टूल्स की कमी नहीं है, तो आप हमेशा जरूरी नहीं कि आप सारी चीज के बारे में ही जान लो, है ना। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, इसको तार और ये सब जो है तार को काटने के लिए जनरली यूज करते हैं। एक साइड एज काफी धार वाला रहता है, दूसरे साइड गड्ढा बना रहता है ना। ये गड्ढा जो है वो नीचे की ओर धंसा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, साइड प्लायर कहते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। और इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे नट को जो अंदर ज़्यादा है उसको पकड़ के खोलने के लिए, या फिर वायर को ट्विस्ट करने के लिए, ये सब के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट इसलिए बोलते हैं, ये वाला जो है इधर उधर स्लिप करके इसका जो जॉ का साइज है, मतलब जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इससे आप अलग अलग साइज के जो है नट बोल्ट को पकड़ के या खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है, आपको इसको बोलते हैं हम लोग पिंसर प्लायर। और इसका यूज होता है जनरली लकड़ी ये सब में जो कील है उसको उखाड़ने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, जो ठोका हुआ कील रहता है उसको अगर उखाड़ना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो इसको जमूरा नाम से भी बुलाते हैं, है ना। तो पता नहीं अब ये सही है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जनरली जो है इसको पिंसर प्लायर जो है इंडस्ट्री में बोला जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कील ये सबको निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है इसको बोलते हैं हम लोग, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा अभी,
आगे जैसे जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा। इसको शायद क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल इसे बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग करते हैं क्या, जो आप देखे होंगे अगर इन्वर्टर का जो वायर आता है ना, उसमें कुछ ऐसा लगा होता है टर्मिनल पे, है ना। तो इसमें होता ये है कि इसमें एक वायर का पार्ट आके लगता है और इसको फिर ऐसे करके इधर से दबा दिया जाता है ना। तो ये वाला जो प्रोसेस है उसको करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टर्मिनल के पास ऐसा लगाने के लिए हम लोग करते हैं क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल, है ना। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो है दबाने वाला सिस्टम बना हुआ है, जिसकी मदद से आप आसानी से फिक्स कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है ये भी एक प्लायर है, इसमें नुकीला निकला हुआ है, लेकिन इसका जो ये है ना, ये गोल है, ये वाला नॉगनोज की तरह दिख रहा है। इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं, कहीं पे रिंग ये सब रहता है, आप देखोगे कई जगह पे जो रॉड रहता है उसके ऊपर एक रिंग टाइप का लगा रहता है, और उसमें जो छोटा छोटा होल रहता है बना हुआ, इसको अलग करने पे एक लॉक रहता है, उस लॉक को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने टाइप के प्लायर जो ज़्यादा कॉमन है उनके बारे में मैंने बताया। और भी हो सकता है कि और भी प्रकार होता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादातर जो है इतना ही का इस्तेमाल होता है। तो आपको केवल इतने के बारे में ही अभी जानकारी प्राप्त करनी है। सब अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, सबकी क्वालिटी होती है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार का काम करना है ना। उस हिसाब से आप अपना परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। आपने शायद अगर हॉलीवुड मूवी ये सब देखते होंगे तो आपको पता होगा इनके बारे में। ये हैं थॉर, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर हैं। मुझे स्पेशली जो है इस टाइप की मूवीज, साइंस फिक्शन जो है मार्वल की, बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है। थॉर का बहुत सारा जो है पार्ट आया है। आजकल जो है मूवीज की, हॉलीवुड मूवीज की सीरीज बनती है, तो उसमें बहुत जगह पे अब सिक्वल बनाया गया है। तो बहुत सारा आप ये कैरेक्टर देखोगे, बहुत ही मजा आता है ना। अब इन सब चीज़ों को देखने में खैर सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इनके पास एक बहुत ही, इनका जो लड़ाई करने का टूल है बहुत ही स्पेशल है। इसको हम लोग कहते हैं हैमर ऑफ थॉर। ठीक है, हैमर ऑफ थॉर, है ना। ये इतना भारी है, ये केवल यही उठा सकते हैं और इसमें बहुत ही पावर है। तो खैर ये मूवी की बात है। हम लोग को फिलहाल इसमें जानना है कि हैमर हथौड़ा को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और हथौड़ा जो है या बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है हथौड़ा शब्द, और आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको हैमर ही बोलना होगा। ठीक है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। इसको वजन के हिसाब से बांटा जाता है और इसके पिन के आधार पर बांटा जाता है। दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। तो आपको दोनों जानना है। एक तो वजन के हिसाब से अलग अलग वजन के आते हैं, तो फिलहाल अभी उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। हो सकता है कि आगे आने वाले चैप्टर में आपको ये जो क्लासिफिकेशन है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपको ये जानना है कि ये हैमर है, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं वो आपको थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है। आपने ये भी देखा कि इसको कैसे इसके आधार पर बांटते हैं हम लोग, वजन के आधार पर, है ना, 1 केजी का, 2 केजी का, या जो भी। या फिर हम लोग इस आधार पर बांटते हैं कि ये इसका पिन जो है उसका शेप कैसा है। तो देखिए, चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर पिन क्या होता है। इसका जो अलग अलग ये होता है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये हैमर है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। ठीक है। ये है हैमर का हैंडल, यहां से लेके यहां तक। इस वाले पार्ट को, ये जो है ना, इसको बोलते हैं पिन, है ना। PEEN लोग लिखते हैं, हिंदी में जो भी शायद ऐसे लिखा जाता है।
यहाँ पे फेस होता है जिससे हम कील उंगलियां जो भी है उस पर मारते हैं, ठीक है। यहाँ है, इसको चीक बोला जाता है। चीक मतलब गाल, आप समझ सकते हो कि चीक साइड वाला है तो चीक है ना। इसको आई होल बोलते हैं, हाँ, जो छेद बना होता है। ठीक है, इसमें एक वेज लगाया जाता है। वेज मतलब होता है पच्चर या फच्चर, कहीं पे लिखा रहता है। हम लोग इस मतलब हैंडल को इसमें टाइट करने के लिए एक लकड़ी का नुकीला बना के इधर से ठोक देते हैं, उसको वेज या पच्चर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या जानना है कि इसको किसके आधार पे बांटा जाता है? इस पिन के आधार पे। ठीक है, जैसे कि ये पिन जो है ना, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कैसा है, गोला टाइप का है, तो इसको कहते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये कौन सा है? ये जो हैमर है हमारा, ये है बॉल पिन हैमर। ठीक है, क्योंकि इसका जो पिन है वो बॉल जैसा है। यहाँ पे देखते हैं, ये बॉल पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर, है ना। क्रॉस पिन हैमर क्यों कहते हैं? तो देखिए, अब हैंडल ऐसे है और ये जो पिन है ना, जैसे ये हैंडल है और पिन कैसे है, ऐसे है ना। तो इस हैंडल को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, क्रॉस पिन हैमर। ये है स्ट्रेट पिन हैमर, मतलब हैंडल ऐसे है और पिन भी ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, है ना। स्ट्रेट पिन हैमर इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हैमर है ये वाला, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको क्लॉ हैमर बोला जाता है। क्लॉ हैमर जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरली कील उखाड़ने के लिए, है ना। कहीं पे लकड़ी उकड़ी में कील ठोका गया है या दीवार में, तो इसकी मदद से हम लोग उखाड़ते हैं। बाकी सब पार्ट सबका सेम ही रहता है, फेस, आई होल, हैंडल जो भी है वही रहता है, बस ऊपर जो पिन है वो बदल रहा है ना। यहाँ पे भी देख रहे हो, एक क्रॉस पिन हैमर है ना। इस टाइप का जो हैमर होता है इसको स्लेज हैमर बोलते हैं। स्लेज हैमर, स्लेज हैमर ऐसे घौन बोला जाता है आम बोलचाल में, जो बड़ा हथौड़ा रहता है, दोनों साइड जनरली एक ही टाइप का शेप रहता है, तो इसको घन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हो, ये स्लेज हैमर का टाइप हुआ। बाकी ये क्रॉस पिन है, ये भी क्रॉस पिन है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, इस टाइप का हैमर, या इधर जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट, है ना। अब इसका इस्तेमाल क्या है? मैलेट जो है ना, जनरली लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा रहता है, पूरा का पूरा बॉडी जो रहता है वो लकड़ी का बना होता है, या लकड़ी रहता है और इधर रबर का बना हुआ रहता है। तो इसमें इसका जो ये पार्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली जो तार उड़ है ना, जो मुलायम तार होता है उसको सीधा या मोड़ना है अगर आप, या फिर चादर, धातु का जो पतला चादर है उसको अगर आप बिना चाहते हैं कि उस पर कोई दाग ना हो और उसके बाद उसको मोड़ना ओढ़ना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से देखिएगा, जो बक्सा बनाते हैं जो लोग, है ना, वहाँ पे वो लोग लकड़ी का ही हैमर इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मैलेट कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रकार के हैमर होते हैं, इन सब का जो है जनरली यूज किया जाता है अलग अलग प्रकार के चैनल बनाने के लिए, है ना। इसको आप चाहो तो जो भी जॉब है उसको मोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जॉब में या मेटल का कोई प्लेट है उसमें चैनल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप अपनी समझदारी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग। इतना तो कॉमन सेंस लगभग सब लोगों को रहता है कि किस प्रकार के टूल का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी कि किसको क्या कहते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, बार बार आप हथौड़ी की जगह आपको हैमर बोलने का प्रयास करना चाहिए, अलग अलग हैमर को पहचानना सीखना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग किस प्रकार के एप्लीकेशन कब किसको हम लोग किस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए यूज करें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमारा क्या है।
चलिए अब हम लोग के पास क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग पंच, सेंटर पंच एक्चुअल में बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है, सेंटर पंच का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं धातु ये सब में जब ड्रिल किया जाता है उसके पहले हम लोग इसकी मदद से उस पर एक मार्क करते हैं, इसको हथौड़ी से मार के वहां पे निशान लगाते हैं। और निशान लगाने से क्या होता है कि एक तो हमारा ड्रिल जो है वो उस जगह पे ही जाता है ना, और उसको चलाना ऑपरेट करना इजी हो जाता है जहां पे भी आप ड्रिल करना चाहिए। तो इसको कहते हैं सेंटर पंच, है ना। और ये कहीं पे मार्क करने के लिए ड्रिलिंग ये सब जो प्रोसेस होता है उसके पहले इस्तेमाल करते हैं। ये है टेप, है ना, जनरली 150 mm 150 सेंटीमीटर साइज का जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। मापक फीता भी बोलते हैं, जनरली टेप बोला जाता है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ कहीं पे माप सकते हैं। यहाँ पे है आपको, इसको वायर स्ट्राइपर कहा जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन छीलने के लिए, है ना। ये दोनों जो है वायर स्ट्राइपर है और हम लोग अलग अलग मोटाई का जो तार है उसका इंसुलेशन इसकी मदद से हटा सकते हैं। उसके बाद आता है ये है स्निप। ये और ये दोनों जो है ये दोनों स्निप है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का ये कैंची है ना, जिसकी मदद से हम लोग मेटल का जो पतला पतला चादर है उसको काट सकते हैं, है ना। इसमें भी अलग अलग डिजाइन में आता है ना। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु का जो पतला पतला चादर है उसको हम लोग काट सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्निप कहते हैं। और यहाँ पे सीजर्स है ना, जिसको हम लोग कैंची कहते हैं, है ना। इंग्लिश में सीजर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहते हैं, जो भी आपका इंसुलेशन है, पतला कपड़ा उपड़ा है ना, इस टाइप का कोई भी जो मुलायम मटेरियल हो उसको आप कैंची की मदद से काट सकते हैं, ठीक है। और इधर है स्टील रूल, जनरली जो इलेक्ट्रिशियन है उसको 30 सेंटीमीटर साइज का इसका इस्तेमाल करना सही रहता है। 15 सेंटीमीटर से आगे आपको बहुत अलग अलग साइज में मिल जाएगा। और इसको हम लोग मापने के लिए जनरली यूज करते हैं, अलग अलग लंबाई, एक साइड इंच में रहता है, एक साइड इसमें सेंटीमीटर में जो मार्किंग है वो किया रहता है। इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक हम लोग कहते हैं क्या, हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट का मतलब है कि वो कम से कम लंबाई जो वो पूरी शुद्धता के साथ माप सकता है ना, तो बिना गड़बड़ी किए हुए। तो मेन इसका जो लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक जो होता है वो होता है कितना, ½ mm होता है, 0.5 mm जो होता है इसका लिस्ट काउंट होता है। अगर इंच की बात करें तो 1/32 इंच रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो मिनिमम वैल्यू जो इससे माप सकते हैं वो ½ mm है या 1/32 इंच है ना। स्टील रूल का जो है लिस्ट काउंट इतना होता है। यहाँ पे एक टूल है, इसका यूज किया जाता है जनरली वॉल होल करने के लिए। इसको बोला जाता है रावल, प्लग और टूल, ठीक है। रावल, प्लग एंड टूल। और इसको हथौड़ी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दीवार में ठोक ठोक के हम लोग छेद करते हैं और उसमें जो प्लास्टिक का गिट्टी जो होता है वो लगाते हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर से उसको कसते हैं। तो इसको, इसमें एक बीट टाइप का रहता है जिसको हम लोग घुमा घुमा के उसका लेंथ अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग गहराई तक जो है वो होल कर सकते हैं। तो इतना सारा जो है चीज है आपको पता होना चाहिए कि किसका इस्तेमाल क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो है
यहाँ पे इसको बोला जाता है चीजल। हिंदी में बोला जाता है छेनी। ठीक है, क्या बोला जाता है? छेनी। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ठंडी होती है ना, जिसको हम लोग कोल्ड चीजल बोलते हैं, और एक होती है गर्म छेनी, हॉट चीजल बोला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग चीज। ये जो है कोल्ड चीजल आप देख पा रहे होंगे, एक को हम लोग बोलते हैं फॉर्मर चीजल, जो जनरली लकड़ी पे हम लोग यूज करते हैं, है ना, रुखानी या बट, और क्या कहते हैं, कच्चक, है ना, इसको कुच्चक कहते हैं जनरली, ये रुखानी बोला जाता है। इसमें मोटा पार्ट अगर आपको काटना है लकड़ी में तो इसका इस्तेमाल करते हैं, या छेद बनाना है तो इसका यूज करते हैं, और इसको उसको सफाई के लिए, है ना, ये पतला सा पार्ट उसका काट के हटाना है ना, अलग अलग डिजाइन देने के लिए, तो हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं, है ना। इसको शायद मोर्टिस चीजल बोला जाता है ना, आप देख लीजिएगा एक बार अगर इस पे डाउट हो तो। ठीक है, मुझे इस पे मैंने बहुत याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से यही है ना। ये फार्मर चीजल है, ये मोर्टिस चीजल है। जनरली हॉट चीजल जो होता है इस टाइप का बना होता है ना, लोहा ये सब का जो कटिंग होता है ये सब हम लोग इसकी मदद से करते हैं, और इसका जो होता है ये लेंथ है पूरा, है ना, यहाँ पे कटिंग एज रहता है, और इसका जो डिग्री पे हम लोग डिफाइन करते हैं, जनरली 45 डिग्री है या 70 डिग्री है, इस हिसाब से ये अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। थोड़ी चीज़ें जो है आपको जब आप जॉब पे काम करोगे एक्चुअल में तब आपको समझ में आएंगी, या जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करने जाओगे तब समझ में आएंगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा हॉट चीजल है, कौन सा कोल्ड चीजल है, और उसमें भी कटिंग एज जो रहता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है कटिंग एंगल, ये सब क्या है आपको इसका आइडिया होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या फाइल के बारे में, है ना। फाइल हिंदी में बोलते हैं रेती, है ना, कोई भी रेती बोलता हुआ, आप चूंकि स्टैंडर्ड हो गए हैं लोग, है ना, कहीं भी आप जॉब करने जाओगे तो लगभग रेती अब जो है गांव के इलाके में ही आपको मिलेगा बोलता हुआ, जनरली सब फाइल ही बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइल इसको कहते हैं, है ना, आपको रेती तो पता होना ही चाहिए, फाइल भी पता होना चाहिए। इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे जो रहता है इसको फेरूल कहा जाता है, ये जो पार्ट है जो नुकीला हो रहा है ना, उसको टैंक कहते हैं। यहाँ पे ये वाला हिस्से को हम लोग शोल्डर कहते हैं, जहाँ पे ये दांत नहीं है उसको हील कहा जाता है। ये पूरा फेस है, साइड वाले पार्ट को एज कहा जाता है, और यहाँ पे टिप या पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स हैं। इसका जो लेंथ होता है वो मापा जाता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है, इसके आधार पे इसके लेंथ को मापा जाता है। जितनी लंबाई होगी वहां से वहां तक उतनी लंबाई की रेती कही जाती है। अलग अलग प्रकार से हम लोग उसके कट के आधार पे, उसके शेप के आधार पे, उसके लेंथ के आधार पे, है ना, अलग अलग प्रकार के हम लोग से बांटते हैं इसको, है ना। जैसे आप देख सकते हो, अगर दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे क्या है, हाफ राउंड फाइल है ना। हाफ राउंड का जो है क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कुछ इस टाइप का रहेगा, है ना। हाफ राउंड मतलब क्या, इधर से एक साइड फ्लैट और एक साइड ऐसे, तो इसको हम लोग हाफ राउंड फाइल बोलेंगे ना, ये पूरा ऐसा लंबा गया होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर फाइल जो है, स्क्वायर कुछ ऐसा शेप में रहता है ना, इसको स्क्वायर फाइल बोलेंगे। राउंड फाइल का जो होगा क्रॉस सेक्शन वो गोला टाइप का होगा, रॉड पूरा, है ना। फ्लैट फाइल जो है वो चपटा होगा, है ना, पतला सा, जिसको फ्लैट फाइल बोलेंगे। और उसके बाद क्या है, ट्रायंगुलर फाइल जो है वो ट्रायंगल जैसा शेप में रहेगा, है ना। जनरली आपने देखा होगा आड़ी में जो आड़ी होता है, जिसको हम लोग सौ कहते हैं, उसमें धार लगाने के लिए हम लोग इस टाइप का तिकोनी रेती का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका फाइल। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक ऐसा जो फाइल होता है, इसको बोलते हैं रास्प कट। रास्प कट फाइल बोला जाता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है, इसको जनरली सोहन रेती बोलते हैं।
और उसके साफ लकड़ी के एज को जो है थोड़ा सा खुरच के उसका पार्ट जो है अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बैट का हैंडल बना रहे हो, है ना, तो अगर सॉलिड लकड़ी है तो आप उसको गोल बनाने के लिए, है ना, थोड़ा सा काटोगे और उसके बाद उसको इससे और ज़्यादा शेप दोगे, है ना, उसका कुछ पार्ट काट के हटाओगे, है ना। देखिए इसमें कट के हिसाब से आप सिंगल कट भी होता है, डबल कट होता है। सिंगल कट का मतलब क्या, केवल ऐसे लाइनिंग बना होगा, है ना, तो इसको सिंगल कट फाइल बोलेंगे, है ना। ये जो फाइल है इस पे केवल लाइन ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, सिंगल कट फाइल हुआ। और इसमें दोनों टाइप का है, ऐसे भी है और साथ ही साथ क्या है, कुछ लाइन ऐसे भी बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल कट फाइल होता है। ठीक है, एक जो है देखिए इसमें 65 से 70 डिग्री जनरली एंगल सिंगल कट में ये जो कटिंग का है वो लग रखा जाता है, और इसमें एक का रहेगा 45 डिग्री, दूसरे का रहता है 70 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार का जो होता है कट के आधार पे सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, ये सब है ना। लेंथ के हिसाब से भी होता है, इसके शेप के हिसाब से भी होता है ना, और उसके कितना गैप है ना, जो लाइन है उसके बीच। यहाँ सिंगल कट डबल कट का मैंने समझा दिया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर बहुत ही क्या है, दूर दूर पे है अगर कट, इसका जो दांत है तो उसको हम लोग कहते हैं कोर्स डबल कट, है ना। डबल कट भी है और दूर दूर पे है तो कोर्स डबल कट कहते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर नज़दीक है तो बास्टर्ड फाइल बोलते हैं, इसमें भी डबल कट है। सिंगल कट है ना, आपने बताया, अभी बताया ही। अगर बहुत ही नज़दीक नज़दीक कटिंग उसमें किया हुआ है तो वो क्या है, फाइन कट कहा जाता है ना। तो अलग अलग, उसके बाद स्मूथ होता है, डेड स्मूथ होता है। तो सब में कटिंग का जो दांत जो है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक जितना होता जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग स्मूथ बोलेंगे, है ना। स्मूथ के बाद डेड स्मूथ होगा, है ना। तो अलग अलग टाइप से ये बांटा जाता है ना, कट के लेंथ के हिसाब से या जो भी। आप एक बार जरूर थोड़ा सा बुक से भी आप हेल्प ले लेंगे कि कैसा कैसा रीति रहता है, आपको एक आइडिया दे दिया गया है ना। और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको इसका समझ आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, इसको बोला जाता है सॉ, है ना। आड़ी जनरली बोला जाता है हिंदी में, है ना। सॉ जो है अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कि ये है एक वुड सॉ है, वुड मतलब होता है लकड़ी, है ना। तो वुड सॉ है, लकड़ी काटने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल, लकड़ी का जो तख्ता है ये सब काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग टेनन सॉ बोलते हैं। टेनन सॉ जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली प्लाईवुड ये सब को काटने के लिए, है ना। प्लास्टिक ये सब का जो पतला पतला सीट है उसको काटने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है की के लिए, होल काटने के लिए की होल सॉ इसका नाम है। जैसे आपने लॉक बुक में देखते हैं कि उसमें चाबी लगा के फिर उसको खोला या बंद किया जाता है तो उसको की होल सॉ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हैंड सॉ भी है, हाथ से मतलब अलग अलग डिजाइन में इसको पतला पतला डिजाइन देने के लिए यूज करते हैं। जनरली आपको इसका इस्तेमाल ज्यादा पड़ता है सॉ में। इसका ये वाला जो है ये पूरा ब्लेड बोला जाता है, ब्लेड का अलग अलग लेंथ रहता है और ये हैंडल है, ठीक है, हैंडल। और ये है ब्लेड, ब्लेड की लंबाई ही इसकी लंबाई बोली जाती है जनरली, ठीक है। तो ये भी अलग अलग 30-45 अलग अलग साइज आता है इसमें। जैसे 15 इंच लिखा हुआ है ना, तो आप देख सकते हो अलग अलग पे टीपीआई यहाँ पे लिखा हुआ है, टूथ पर इंच, है ना। मतलब 1 इंच में कितने टीथ हैं, कितने दांत रहेंगे, तो उसको हम लोग टीपीआई कहते हैं। तो इतने प्रकार के सॉ आते हैं और इसी का जनरली आपको इस्तेमाल करना हो। इसके बाद आता है क्या, इसको हम लोग कहते हैं हैक्सॉ, है ना। हैक्सॉ ब्लेड आपने नाम सुना होगा। और इसमें क्या होता है, ये जो फ्रेम है ना, वो फ्रेम बोला जाता है। ये पूरा जो पार्ट है फ्रेम बोला जाता है, केवल इतना पार्ट छोड़ के, है ना। ये जो है ये ब्लेड है ना, इसको हेक्सा ब्लेड बोला जाता है। और बाकी जो उसके अलावा है वो फ्रेम है, इधर हैंडल इसका बना हुआ है पकड़ के चलाने के लिए। इसमें जो रहता है
इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आपको जब भी हेक्सा का जो ब्लेड यूज करते हैं तो प्रॉपर साइज का ब्लेड लेंगे, अच्छी क्वालिटी का। इसमें जो ब्लेड का जो साइज रहता है ना, उसके जो इसमें होल बना रहता है, वहाँ से लेके इस होल से लेके इस होल के सेंटर तक जो होता है वो मापा जाता है। ब्लेड जो होता है वो दोनों साइड कटिंग करने वाला हो सकता है या एक साइड वाला हो सकता है। जब भी हम लोग इसमें ब्लेड लगाएंगे तो उसका दांत जो है वो आगे की ओर होना चाहिए, आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, पीछे की ओर नहीं होना चाहिए। आड़ी में जनरली जो दांत रहता है वो पीछे की ओर रहता है। हेक्सा में जो ब्लेड लगता है उसका जो दांत होता है आगे की ओर रहता है। ठीक है, इसमें तो ये जो डिज़ाइन है हमेशा इम्प्रूव होते रहता है। पहले जो डिज़ाइन आता था या आप अभी भी बहुत सारे में देखिएगा, यहाँ पे एक नट लगा रहता है जिसमें ऐसे पंख जैसा डिज़ाइन रहता है ना, उसको विंग नट बोला जाता है। तो खैर इसमें है नहीं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही जानिए आप, और इसके मेंटेनेंस के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। एक चीज़ और है कि इसके हम लोग लेंथ को, आजकल बहुत सारे ऐसे हेक्सा आ रहे हैं जिसमें हम लोग उसके लेंथ को क्या कर सकते हैं, फ्रेम के लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ब्लेड होता है वो क्या होता है, जनरली हाई कार्बन स्टील ये सब का बना होता है। ज़्यादातर जो आप देखेंगे कार्बन कंटेंट बढ़ने पे क्या होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ने से जो होता है उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं, ये है हमारे पास हैंड ड्रिल, हैंड ड्रिल, और ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये भी हैंड ड्रिल ही है, बस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। हम लोग अगर होल करना चाहते हैं लकड़ी ये सब में या कोई प्लास्टिक का जो सीट है ये सब में, तो हम लोग जनरली हैंड ड्रिल का यूज़ करते हैं। और दीवार वाल जो करना है लकड़ी के साथ साथ दीवार ये सब में भी करना है या मेटल सब में भी करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक ये जनरली जो होता है इसमें क्या क्या पार्ट है, इसको हम लोग बीट कहते हैं। जो जनरली ड्रिल बिट अलग अलग काम के लिए अलग, आप लकड़ी में होल करना है तो उसके लिए अलग टाइप का आता है, मेटल के लिए अलग आता है ना, वॉल के लिए अलग आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है और कितने साइज का आपको होल करना है, उस हिसाब से इसमें से आप बिट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जॉ रहता है ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं जॉ। जॉ मतलब होता है जबरा, है ना। एक्चुअल में JAW होता है इसका स्पेलिंग, लेकिन हिंदी में अब जॉ ऐसे ही लिखा जाता है। आप इसमें लगाएंगे बिट को, है ना। यहाँ पे एक रहता है इसका चक की बोला जाता है ना, इसके कॉर्ड में कई बार लगा रहता है अगर चक की, है ना, या सीधे चक भी बोल दिया जाता है। तो इस चक को ना इस होल में हम लोग लगा के इसको, यहाँ पे देख रहे हैं आप दांत जैसा दिख रहा है, इसको घुमाते हैं तो ये जॉ जो है वो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो इसको आप खोल के इसमें बिट लगाइए और फिर उसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक नॉब रहता है ना, जिससे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक कॉर्ड है और ये पूरा बॉडी है इसका। यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा रहता है ना, जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है या टॉर्क प्रोवाइड करता है ना। इस पार्ट को हम लोग जनरली चॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये पार्ट जो है वो चॉक है और इसी में क्या होगा, इसको आप हाथ से खोल सकते हो, है ना, घुमा घुमा के, और उसको टाइट कर दीजिए उसमें बिट लगा के। ठीक है, यहाँ पे इसका गियर बना हुआ है, ये हैंडल है, इसकी मदद से आप प्रेस करोगे इसको नीचे की ओर। ठीक है, इसको क्रैंक बोला जाता है, जो घुमाने वाला हैंडल है उसको। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स जो है इसमें रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ऐसे नाम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काम जितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
है ना। धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऑपरेट करोगे आपको नाम जो है अलग अलग पार्ट के याद हो जाएगा। चलिए इसको बोलते हैं रैचेट ब्रेस। इसका यूज भी लकड़ी ये सब में होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है हाथ से, है ना। इसका हेड दिया हुआ है ना, इधर बो बोलते हैं, इसको रैचेट बोलते हैं। हैंडल है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग घुमाते हैं और इसमें बीट लगता है, ये बीट है ना। यहाँ पे फीड स्क्रू बना बताया गया है, यहाँ पे कटिंग लीफ है, स्पर है, ट्विस्ट है ना। इसको टैंग बोलते हैं, इसको सैंग बोलते हैं। तो लगभग आपको होना चाहिए। और इसको लकड़ी ये सब में हम लोग क्या करते हैं, अब लगभग ये सब सिस्टम आउटडेटेड हो गया है, तो अब लगभग इस्तेमाल नहीं होता है ना। अब तो ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल से ही काम करते हैं, तो आपको उसके बारे में ही ज़्यादा जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या है ना। इसको हम लोग देखिए, आप दो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं हम लोग बियरिंग कूलर, है ना। बियरिंग कूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बियरिंग को उतारने के लिए यूज किया जाता है ना। एक शाफ्ट है जो रॉड है, उस पर बियरिंग फिक्स रहता है, तो उसमें से हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग के साइड में उधर फंसा देते हैं और शाफ्ट पे ऐसे करके इसको स्पिंडल की मदद से, इसको स्पिंडल बोला जाता है, इसकी मदद से इसको जैसे जैसे हम लोग टाइट करेंगे ये धीरे धीरे बाहर की ओर खींचता चला जाएगा। पुली पुलर में दो ही लेग रहता है ऐसा, और जो बियरिंग पुलर है, सॉरी, ये बियरिंग पुलर में दो लेग रहता है और इसको कहते हैं पुली पुलर, है ना। पुली पुलर जो होता है ना, इसमें तीन लेग रहता है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुली को, यहाँ पे तो ऐसे बियरिंग ही ड्रॉ निकालते हुए दिखाया गया है, लेकिन पुल्ली होता है। पुल्ली आप देखते होंगे, अगर आपने जनरेटर देखा होगा तो जनरेटर के बीच में ना एक बड़ा सा चक्का लगा रहता है ना, तो वैसा चक्का जैसा अगर कुछ लगा हो, तो इसको अगर बाहर निकालना है तो तीन लेग से हम लोग क्या करते हैं, उसमें फंसा के, है ना, एक इधर लगेगा, एक इधर फंसेगा, एक इधर, और इस शाफ्ट पे ऐसे करके हम लोग इसको टाइट करेंगे तो धीरे धीरे बाहर की ओर खींचता हुआ चला आएगा। तो इसको कहते हैं पुली पुलर और इसको कहते हैं बियरिंग पुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं स्पैनर को कितने टाइप्स आप देख सकते हो और कितने टाइप के हैं। स्पैनर जनरली यूज किया जाता है नट बोल्ट को खोलने के लिए, और इसका जो टाइप है आप देख सकते हैं, एक होता है सिंगल एंडेड स्पैनर। ठीक है, स्पैनर जो है वो क्या होता है, वो सिंगल एंडेड होता है। सिंगल एंडेड तब बोलेंगे जब केवल एक साइड वाला हो और इधर नहीं हो, है ना, इधर केवल कुछ नहीं हो, है ना, ये प्लेन हो, तो इसको कहेंगे सिंगल एंडेड स्पैनर। और ये दोनों क्या है, डबल एंडेड स्पैनर है। ठीक है, ये क्या है, डबल एंडेड स्पैनर है। और इसमें होता क्या है, तो आप देखेंगे क्या, ये देख रहे हैं, ये ओपन एंडेड है ना। इसमें जो है ये क्या है, ओपन एंड है। और इस वाले में, चाहे इस वाले में देख रहे हैं क्या, इसको रिंग बोलते हैं ना, तो ये रिंग स्पैनर है, ये ओपन एंडेड है, ये कॉम्बिनेशन स्पैनर बोला जाता है। इसमें रिंग भी है और ओपन एंडेड भी है। ये रिंग स्पैनर है, ये ओपन एंडेड स्पैनर है। ओपन एंडेड में भी ये डबल एंडेड स्पैनर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिंग स्पैनर किसको कहते हैं, डबल एंडेड स्पैनर किसे कहते हैं, है ना। जनरली कई बार क्या होता है, स्पैनर जब बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही छवि आता है ना। आप देखेंगे तो इस पे लिखा रहता है कुछ नंबर, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27, है ना। तो 27 का मतलब है कि इन दोनों के बीच इसका जो है यहाँ पे 27 mm का गैप है ना। तो हम लोग 27 साइज का जो नट बोल्ट होगा उसको हम लोग इससे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 24, तो इसका जो गैप होगा ये 24 होगा, और इससे 24 mm साइज का जो नट बोल्ट होगा उसको हम लोग ओपन या क्लोज कर, मतलब खोल कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें अलग अलग साइज और
साइज के आते हैं, आप उस पर देख के उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास इसका पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा ये रिंग स्पैनर है, ये डबल एंडेड स्पैनर है, वो भी ओपन एंडेड, ये कॉम्बिनेशन स्पैनर है। उसके बाद ये है आपका एडजस्टेबल स्पैनर, है ना, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल। एडजस्टेबल कहने का मतलब क्या कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है ना। इसका जो ये गैप होता है यहाँ वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फिक्स जॉ रहता है, ये मूवेबल जॉ है। मूवेबल मतलब ये मूव कर सकता है। इसके यहाँ पे एक स्क्रू जैसा लगा होता है जिसकी मदद से हम लोग इसको मूव कराते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको नहीं पता हो कि आखिर किस साइज का नट बोल्ट है, मतलब बहुत सारे साइज, छोटे साइज से लेके बड़े साइज, है ना, जितना भी इसका मैक्सिमम विड्थ होगा उतने साइज के हम लोग नट बोल्ट को इससे खोल सकते हैं, है ना। इसको एडजस्टेबल स्पैनर, कई बार एडजस्टेबल रेंज भी बोला जाता है ना, रेंज, है ना। रेंज ऐसे आम बोलचाल में बोला जाता है, रेंज। ऐसे हम लोग जो आम बोलचाल में इसको स्लाइड रेंज बोला जाता है, स्लाई रेंज बोलते हैं, एक्चुअल में स्लाइड रेंज होगा, है ना। तो रेंज नहीं हो कि वो रेंज होता है ना। तो ये एडजस्टेबल स्पैनर या एडजस्टेबल रेंज भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। इस पे भी जो मैक्सिमम गैप होगा उस हिसाब से इसका साइज अलग अलग आता है, आप उसको देख लें। उसके बाद आता है ये, है ना, इसको कहते हैं हम लोग पाइप रेंज, ठीक है। पाइप रेंज इसको बोला जाता है ना। ये रेंज का टाइप है। तो यहाँ पे इसका ये मूवेबल जॉ है, यहाँ पे फिक्स जॉ है। मूवेबल मतलब ये मूव करता है ना, ये वाला यहाँ पे एक नट रहता है, इसको आप जब कसिएगा खोलिएगा तो ये मूव करेगा इधर उधर, और उस हिसाब से यहाँ का जो गैप है ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई पाइप को खोल या कस सकते हो, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं पाइप रेंज। इसका भी अलग अलग साइज आता है, आप उस हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। आगे आइए, ये है हमारे पास पाइप कटर, है ना, इसको कहते हैं पाइप कटर। अलग अलग इसका भी डिजाइन आता है। समय के साथ सब चीजें जो है बदलती रहती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो टूल्स के फील्ड में भी नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग डिजाइन बदलते रहता है समय के साथ। इसको हम लोग पाइप कटर कहते हैं। इसमें 3 ब्लेड लगे होते हैं, एक यहाँ पे ब्लेड रहता है, एक यहाँ पे ब्लेड रहता है, और एक ये ब्लेड रहता है। ये दोनों फिक्स ब्लेड रहते हैं, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। और इसको हम लोग जैसे जैसे इसको घुमा के टाइट करेंगे उस हिसाब से ये ब्लेड जो है वो आगे पीछे मूव करता है। तो ये मूवेबल ब्लेड रहता है। और भी टाइप के आते हैं जिसमें इस साइड आप देखोगे कि जो 2 ब्लेड मूव करते हैं और एक ब्लेड फिक्स होता है। तो आप अपने बुक को फॉलो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेड पाइप को काट सकते हैं ना। आप उसको काटेंगे, फिर टाइट करेंगे, हल्का कटेगा, फिर काटेंगे, फिर एक घुमा घुमा के पाइप के साइड से पाइप को इसमें फंसाया जाएगा, और इसको टाइट करके घुमाएंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर घुमाएंगे, ऐसे काटते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक होता है रीमर, है ना। रीमर क्या होता है, तो आप देखोगे क्या कि जो पाइप काटते हैं ना, तो उसका जो एज रहता है भीतर से, उसका धार बहुत तेज होता है। तो ये रीमर जो होता है उसकी मदद से हम लोग उस धार को हटाते हैं, है ना। इसको घुमा घुमा के उसके धार को क्या करेंगे, उसको कम करेंगे या खत्म करेंगे। ये भी रीमर का ही अलग अलग टाइप है ना। इसकी मदद से भी हम लोग पाइप जो काटे रहते हैं उसके धार को कम किया जाता है। इसके बाद है ये, इसको बोलते हैं हम लोग जिमलेट, ठीक है। जिमलेट बोला जाता है, या ऐसे गिरमिट भी बहुत लोग बोलते हैं, है ना, जो लकड़ी का काम ये लोग करते हैं। तो जिमलेट होता है नाम। इसकी मदद से ये अलग अलग साइज में आते हैं। आप इससे लकड़ी ये सब में जो है होल कर सकते हो, छेद कर सकते हो, ठीक है। ये भी अलग अलग मतलब साइज में आते हैं। और इसका जो स्क्रू रहता है यहाँ पे, इसका भी साइज अलग अलग, मतलब थिकनेस, मोटाई अलग अलग होता है। ये हैंडल है ना। फिर से आप चाहो तो यहाँ पे सैंक बोल सकते हो। लगभग टाइप सबका एक ही रहता है नाम का, ऐसे उसके पार्ट का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं, ये है VIC,
कई बार भाइस भी बोलते हैं लोग, है ना, तो अपने प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ये भी अलग अलग टाइप के आते हैं। जब आप इलेक्ट्रिशियन फील्ड में हो तो आपको मेनली दो तीन के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं पाइप भाइस, है ना। इसको पाइप ये सबको पकड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसमें पाइप को, इसको आप स्पिंडल को, ये स्पिंडल कहलाता है, और आप जब इसको घुमाएंगे तो इसका जो मूवेबल जॉ है, ऊपर वाला जो है मूव करता है, मूवेबल जो ऊपर जाएगा, फिक्स जो नीचे वाला कहलाता है ना। तो ये ऊपर जाएगा और इसका स्पेस जो है ज्यादा होगा। अब इसमें आप पाइप को अंदर डालिए और इसके मदद से फिर स्पिंडल घुमा के उसको टाइट कर दीजिए। ये भी पाइप वाइस का ही टाइप है, अलग अलग डिजाइन हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बेंच वाइस। ठीक है, ये बेंच पे जनरली फिक्स किया रहता है, और बेंच पे हम लोग कोई चीज को, कोई जॉब है उसको पकड़ के आपको कटिंग करना है, लाइक आप हेक्सा ब्लेड से किसी जॉब को काटना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसमें अपने जॉब को इस जॉ के बीच में आपको रख के स्पिंडल की मदद से इसको क्या करना है, दबा देना है और फिर उस पर काम करना है। ठीक है, इसको, ये फिक्स जॉ है इसका, ये मूवेबल जॉ है, ये मूव करके इधर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा रहता है सेटअप। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना, कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। नाम पता जरूर होना चाहिए कि इसको हम लोग पाइप वाइस कहते हैं, इसको बेंच वाइस कहते हैं। अब आता है ये गुना काटने के लिए आता है, इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डाई। डाई एक्चुअल में इसको कहा जाता है ना, जिसमें गुना रहता है, और इसको स्टॉक बोला जाता है। ये पूरा फ्रेम है, इसका हैंडल इधर लगा हुआ है, यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू रहता है। इसको कस के आप लोग डाई का जो है साइज, मतलब अंदर की ओर या बाहर की ओर कितना रखना है, और जैसे जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके भीतर हम लोग इसको स्टॉक को लगा देते हैं, और उसके भीतर जो पाइप रहता है उसको लगाएंगे, और इसको टाइट कर करके और उसको घुमा घुमा के गुना हम लोग काटते हैं। एक बार जैसे ऐसे ऐसे घुमाने के बाद कुछ बार फिर वापस हम लोग उल्टा घुमाते हैं, ताकि जो भी उसका धातु का टुकड़ा हो जो, वो सब फिर निकल टूट के वापस बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टॉक एंड डाई। क्या चीज यूज करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल होता है गुना काटने के लिए, चूड़ी काटने के लिए, है ना। आप जब जाओगे तो चूड़ी कहा जाता है, गुना को क्या बोला जाता है, चूड़ी, है ना। जो आप देखते होंगे नॉट ये सब में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन कटार होता रहता है, जहाँ पे हम लोग बोल्ट को कसते हैं, है ना, नट को कसते हैं। एक्चुअली इसको बोल्ट बोला जाता है, इसमें नट हम लोग कसते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रहता है, चूड़ी रहता है ना। तो उसको काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टॉक और डाई का। आइए थोड़ा सा और इक्विपमेंट है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको कहा जाता है ब्लू लैम्प। समय के साथ चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, तो ये पहले यूज़ किया जाता था, अब बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। ब्लू लैम्प जो है ये चीज़ों को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। आप सोल्डरिंग ये सब करना चाहते हैं तो उस समय वायर ये सब को गर्म करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका ये टैंक है जिसमें जनरली जो है केरोसिन ऑयल डाला जाता है, हैंडल की मदद से पकड़ते हैं। यहाँ से ये पंप है जिसकी मदद से हम लोग इसमें हवा भरते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑयल डालने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे जो है ये इसका एयर जो है निकालने के लिए बना हुआ रहता है। यहाँ पे इसका नोजल है, यहाँ पे इसमें फ्लेम आता है ना, जलते हुए। इसकी मदद से आप चीज़ों को गर्म कर सकते हो, है ना। चाहे आप वायर को गर्म करना हो या किसी इस प्रकार का कोई भी चीज़ गर्म करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लू लैम्प कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग गुनिया। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है क्या, राइट एंगल टेस्ट करने के लिए, है ना। आप चाहो तो इस पर मार्क भी कर सकते हो, ऐसे स्केल की तरह भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, या फिर वायरिंग ये सब कर रहे हो तो यहाँ पे जो वायर ये सब मुड़ रहा है या पाइप मुड़ रहा है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, या फिर आप कोई लकड़ी का ही कोई जॉब कर रहे हो या मेटल का, तो वहाँ पे आप 90 डिग्री चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जनरली 15 सेंटीमीटर से
साइज का एक इलेक्ट्रिशियन को ज़रूरत होता है। इसका जो साइज होगा उसी से हम लोग इसका साइज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे आप राइट एंगल ये सब टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है क्या, सोल्डरिंग पात्र और पर्ची, है ना, इसको कहते हैं क्या, सोल्डरिंग पात्र एवं करछी, है ना। तो सोल्डरिंग पात्र क्या है, ये पहले ना आता था क्या चीज का, ये मेटल का एक बर्तन होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, उसको आग पे रख के पिघलाया जाता था या इसकी मदद से पिघलाया जाता था, है ना। स्टोव जैसा पे रख के हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोल्डरिंग जो आयरन होता है उसको पिघलाया जाता था सोल्डरिंग करने के लिए। मोटा मोटा वायर को इसमें हम लोग जो भी सोल्डरिंग का मटेरियल होता है इसमें पिघलाते थे, और इसकी मदद से उस पिघले हुए मटेरियल को लाके वायर के जॉइंट पे रखा जाता था। तो वायर जो होता था वो सोल्डरिंग उसका होता था। लेकिन अब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया है, आप इसे यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसमें जो भी सोल्डरिंग का जो सामान होता है आप उसको रखिए, वो पिघला देगा और इसकी मदद से आप निकाल के सोल्डरिंग कर सकते हो, है ना। आजकल अगर पतला सा अगर वायर ये सब को सोल्डरिंग करना है तो ऐसा सोल्डरिंग आयरन आता है इलेक्ट्रिक वाला। तो आपको जैसा जरूरत हो, अलग अलग 10 वाट से शुरू होकर ऊपर बहुत सारे अलग अलग वाटेज रेटिंग का आता है। तो आपको जितना मोटा वायर सोल्डरिंग करना है उस हिसाब से आपको इसका सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग शाहुल। शाहुल का यूज किया जाता है वर्टिकल, जो है ऐसे कोई चीज वर्टिकल ऐसे है कि नहीं उसको चेक करनी है। आपने जरूर देखा होगा जो ये लोग काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल है कि नहीं वो चेक करने के लिए। कोई वॉल है ना वो सीधा है कि नहीं, इसको बनाने के लिए इसको शाहुल कहा जाता है, और इसकी मदद इसका भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उसके बाद ये है वायर गेज। वायर गेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मोटाई का वायर को चेक करते हैं कि कितना मोटाई का वायर है। इस पे मार्किंग किया हुआ है 1 गेज, 2 गेज, 3 गेज, ऐसे ये वाला जो होल सब है ये सब उसका मोटाई दिखा रहा है कि इतना गेज है। और इसकी मदद से ये जो गैप है ना, इससे हम लोग मेटल के प्लेट के भी मोटाई को चेक कर सकते हैं ना। अगर मेटल का प्लेट इसमें आप लगाएंगे, इसके गैप में अगर इतना मोटा इसमें फिट हो जा रहा है तो इसका मतलब वो 2 गेज का प्लेट है, या वायर इसमें पूरे में ऐसे आ जा रहा है तो वो 2 गेज का वायर होगा, है ना। आप जैसे जैसे देखेंगे कि जनरली जैसे जैसे मोटाई बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे वायर का मोटाई वो कम हो रहा है ना। तो एक ज्यादा नंबर अगर गेज का है तो उसका मतलब वो पतला है ना। जो कम गेज का है ना, जैसे 1 गेज आप देख रहे हो 2 वाले से ज्यादा मोटा है, 3 वाले से 2 वाला ज्यादा मोटा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर गेज का बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका मोटाई कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे इक्विपमेंट जो है आपको इस्तेमाल करने होते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं उनमें। ठीक है, और इसके बाद जो है अब आपको टूल किट जो है उसको ध्यान रखना है कि आखिर कैसे क्या क्या करेंगे कि आपका जो टूल किट होगा वो बेहतर रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि टूल किट आप कैसे अरेंज करेंगे, उसके मेंटेनेंस में क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि जितना भी नुकीला औजार है उसको प्रयोग करने के बाद क्या करना है, उसकी नोक को साफ करके और कवर चढ़ा के ही रखना है ना, ताकि वो किसी को मतलब उससे कोई नुकसान ना हो, है ना। नोक को जरूर साफ करेंगे, है ना, नुकीले औजार को, और उसको कवर चढ़ाएंगे। पेचकस ये सब जो है यूज कर रहे हैं तो उसके बाद सही जगह पे उसके रख दिया जाए। मल्टीमीटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टीमीटर का लीड निकाल के ऑफ करके बाद ही उसको टूल किट में सही जगह पे रखें। टेस्ट लैंप यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के बाद सुरक्षा कवर में रख देना है। सोल्डरिंग आयरन को यूज कर रहे हैं तो उसको ठंडा करके ही टूल किट में डालें। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, और इतना थोड़ा सा जिसको कॉमन सेंस होगा उसको बताने की ये ज़रूरत नहीं। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, है ना, औजारों का अनुरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो जो लोग भी सीख रहे हैं ना उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभी से अच्छी आदतों को सीखे कि कैसे आप टूल्स को मैनेज करो,
है ना। जैसे कि आपको टूल्स आप यूज कर रहे हो, तो जैसे बरसात के मौसम में टूल्स में जंग लग जाता है, तो उसमें आपको ग्रीसिंग करना है, आपके टूल्स में ग्रीस लगा के रखना है ना। ये सब चीज जो बहुत ही कॉमन चीज है ना, कि कब आप हेक्सा ब्लेड यूज कर रहे हो तो काटते समय आपको क्या करना है, उस पर पानी डाल के या कोई कूलेंट होता है वो काटिए, दांत आगे की ओर हेक्सा का होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारा कॉमन चीज है ना। तो देखिए क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए मेंटेनेंस दो प्रकार में बांटा गया है, सामान्य अनुरक्षण और विशेष, है ना। सामान्य क्या है, जैसे प्रत्येक कार्य के लिए आपको उचित औजार का इस्तेमाल करना है। आप स्क्रू ड्राइवर को ऐसे ठोक के छेनी की तरह यूज नहीं कर सकते, है ना। औजारों को जंग से बचाने के लिए उसको खासकर बरसाती मौसम में के धात्विक भागों पर ग्रीस और मोबिल ये सब लगा दे। जिसमें हैंडल लगता है उसमें वो बिना हैंडल के नहीं यूज करना है। जैसे रेती है, जो फाइल होता है उसमें हैंडल लगा के ही उसका इस्तेमाल करना है, उसका हैंडल ढीला या कटा फटा नहीं होना चाहिए। नुकीले औजारों को ध्यान से यूज करना है और सावधानी पूर्वक फिर वापस रखना भी है। और कोई भी टूल यूज करने के बाद इधर उधर फेंकना नहीं है, उसको वापस उसके जगह पे रख देना है। आइए कुछ स्पेशल मेंटेनेंस को देख लेते हैं कि कैसे कैसे कर। जैसे पेचकस है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसमें चीजल की भांति हथौड़े से चोट मार के उसका उपयोग नहीं करना है। उसके हैंडल पे ग्रीस ये सब लगा हो तो अच्छी तरह साफ करके ही उसका इस्तेमाल करें। पेंच में जितना बड़ा स्लॉट रहेगा, खांचा कटा रहेगा, उतना ही लंबाई का आपको उतना ही चौड़ा बीट वाला पेचकस यूज करना है। चोट से बचने के लिए पेचकस की बीट को घिसकर अधिक नुकीला नहीं बनाना है। ज्यादा नुकीला कर दीजिएगा तो आपको हाथ में लगेगा तो उससे कट सकता है, ये आपको नुकसान हो सकता है। फेज टेस्टर जो है वो जनरली 500 वोल्ट तक के लिए यूज किया जाता है, तो आप उससे ज्यादा वोल्टेज पे काम नहीं करेंगे। टेस्ट लैंप जो है वो यूज करते समय चेक कर लें कि उसका तार और ढीला तो नहीं है ना, और इसको 250 वोल्ट से ज्यादा पे उपयोग नहीं कर लेना। पोकर जो है धातु वाले चीजों पे यूज नहीं करना है। पोकर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लकड़ी या प्लास्टिक ये सब के चीजों में छेद करने के लिए, है ना, इसको स्क्रू कसने के लिए। उसका टिप आगे नुकीला रहता है और पीछे चौकोर रहता है, तो वैसा ही रहना चाहिए, तभी वो काम करेगा। प्लायर जो है उसको क्या करना है, तो उसका जो इंसुलेशन विद्युत रोधकता को बनाए रखना है ना, ताकि उसको लाइव लाइन पे भी यूज किया जा सके, है ना। मतलब उसका जो कवर है ना हैंडल का, वो फटा उटा नहीं होना चाहिए, है ना। हथौड़े की तरह उसको मारने के लिए यूज नहीं करेंगे। स्टील के तार को काटने के लिए हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे प्लायर का। गर्म धातु को पकड़ने के लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इंसुलेशन जो है वो खराब हो सकता है। और उसका जो चूल होता है ना, जिसके अराउंड वो घूमता है, उसमें समय समय पे मोबिल ये सब डालते रहना है। इलेक्ट्रिशियन चाकू अगर देखे तो तार काटने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बंद करके टूल किट में रख देंगे इस्तेमाल के बाद। और जो चाकू है उसका इनेमल जो होता है तार के ऊपर जो इंसुलेशन ना, उसको खुरचने में नहीं करना है। हथौड़ा अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका हैंडल ढीला या चिकनाई युक्त नहीं होना चाहिए। हैंडल के अंतिम सिरे से पकड़ के आपको उसको यूज करना है। हैमर का अगर फेस फटा हुआ है तो उसे ग्राइंडर पर घिसकर सही कर लेंगे, है ना। नीचे जिससे जो टकराता है हमारे जॉब में उसको कहते हैं फेस, तो वो टूटा उटा है या फटा है तो उसको पहले समतल कर लेंगे, ठीक है। सेंटर पंच और रावल प्लग टूल है, उसको धातु की चादर ये सब में छेद करने के लिए उपयोग नहीं करना है, भूमि को पटकना नहीं है। छेनी में भी जो अलग अलग प्रकार है ना, छेनी को कभी भी मैलेट के साथ यूज नहीं करना। मैलेट मतलब जो लकड़ी या जो रबर का हथौड़ा होता है उसको छेनी के साथ कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेचकस की तरह उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। अगर उसका धार कम हो गया है तो ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन आता है ना, एक पत्थर आता है, उस पर हम लोग घिस के उसका धार तेज करेंगे। धातु पर प्रयोग नहीं करना है। फॉर्मर छेनी का जो लकड़ी वाला आता है। कोल्ड सीजन जो होता है उसका अगर हेड ऊपर से मारते मारते उसका हेड जो है वो फैल गया है तो ग्राइंडर पर घिस के सही आकृति में कर ले, है ना, नहीं तो टूट के वो आपको चोट पहुंचा सकता है। उसकी धार तेज और टेम्पर्ड होनी चाहिए। टेम्पर्ड मतलब हार्ड किया हुआ होना चाहिए।
रेती की अगर बात करें तो बिना हैंडल की यूज नहीं करना है, समय समय पर उसका दांत साफ करते रहना है ब्रश से, कोई चिकनाई नहीं लगाना है और ना ही उसको चिकनाई युक्त सतह पर चलाना है। जब टेन एंड वुड या की होल सॉ का यूज कर रहे हैं तो लकड़ी प्लास्टिक ये सब पे ही उसका इस्तेमाल करें, धातु पे प्रयोग नहीं करना है। ब्लेड पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का हल्का लेप आप लगा लीजिएगा तो प्रयोग के समय आपको आसानी होगी। दांत तेज होना चाहिए, नहीं तो तिकोनी रेती से उसको घिस के तेज कर लेना है। आरी का हैंडल ढीला हो तो उसको कसने के बाद ही उसका प्रयोग करें। हैक्सॉ जो है इसका ब्लेड अच्छे से कसा होना चाहिए, दांत आगे की ओर होना चाहिए। ज़्यादा मोटा जब का कटाई करते हैं तो कूलेंट या जल से प्रयोग उस पर डालना चाहिए, जिससे वो जॉब और हेक्सा ब्लेड दोनों गर्म ज़्यादा ना हो पाए। हैंड ड्रिल अगर रैचेट ब्रेस का यूज कर रहे हैं तो जो ड्रिल बिट है उसको ड्रिल के चक में अच्छे से कसा होना चाहिए, सीधा करके आपको ड्रिल करना है। और उसके जो क्रैंक पिन ये सब है उसमें मोबिल ऑयल है ना लगाना चाहिए। वायर स्ट्राइपर और क्रिम्पिंग टूल होता है, उसको जहाँ उसका चूल होता है उसमें क्या करना है, मोबिल ऑयल डालते रहना है, कभी कभी 1-2 बूंद। क्रिम्पिंग टूल से स्टील के तारों पर क्रिम्पिंग नहीं करना है, ये केवल एल्युमिनियम के तारों पर क्रिम्पिंग करने के लिए बना होता है। स्नीप और कैंची है तो कैंची से धातुविक चादर और तार को नहीं काटना है और उसकी कटिंग धार को बनाए रखना है। और अगर उसका धार कुंद हो गया है तो कहीं जाके आप अच्छे कुशल कारीगर से धार लगवा लें। ट्राई स्क्वायर है ना, जिसको बुनिया भी कहते हैं, ट्राई स्क्वायर और स्टील मार्को फीता स्पैनर ये सब जो है, वायर गेज, सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, साहुल ये सब जो है इसको जंग से बचाना चाहिए और विशेषकर बरसाती मौसम में है ना, तो इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। जो एडजस्टेबल स्पैनर है उस पर भी समय समय पर ग्रीस लगाना है, हथौड़े का प्रयोग नहीं करना है, उपयोग के बाद उन्हें साफ करके रखना है ना, और उपयोग के पहले उसके जबड़े को अच्छे से साफ कर लेना। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आपको सही से इसका ख्याल रखना है। और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना है ना, जो वायर होता है ना उसमें प्लग टॉप लगा होना चाहिए तभी उसको लगाना है ना। सीधे तार कई लोग लगा देते हैं तो उससे जो है दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। प्लग टॉप अगर बदल रहे हैं तो फेज न्यूट्रल और सही जगह पे जोड़ें। और ड्रिल बिट जो है उसके ड्रिल चक में सही से कसा होना चाहिए। ड्रिल करते समय मशीन को सीधा अच्छे से चलाना चाहिए है ना, और स्टील से बनी वस्तु पे इसका छिद्र करने का प्रयास नहीं करना है। स्टॉक और डाई की अगर बात करें तो काम करने से पहले और काम करने के बाद उसको अच्छे से साफ करना है। चूड़ी काटते समय डाई पर तेल का प्रयोग जरूर करना है। जॉब और हैंडल के बीच समकोण की स्थिति होनी चाहिए है ना, जॉब जहाँ है और हैंडल जो ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग ऐसे पकड़ पकड़ के है ना, उसको क्या करना है 90 डिग्री पे पूरा चलाना है। चूड़ी काटते समय स्टॉक और डाई को आगे की ओर चलाने के बाद पीछे की ओर भी जरूर चलाना चाहिए, जिससे छीलन साफ होती रहे। वाइस जो है उसको क्या करना है तो उसका जबड़ा साफ रखना है, चिकनाई नहीं लगनी होनी चाहिए जबड़ों पे। वाइस का को एनविल की तरह यूज नहीं करना है। एनविल मतलब उसको पकड़ के मार के उस पर रख के कोई चीज मार के मारना नहीं है। नर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए है ना, नहीं तो आप उसमें दबाएंगे तो उस पर दाग आ जाएगा नर्म वस्तु पे। ठीक है। पुली पुलर और बेयरिंग पुलर की अगर बात करें तो इसको जब इस्तेमाल करेंगे पुली या बेयरिंग उतारने के लिए तो उस पर हथौड़े का प्रयोग नहीं करना है। अगर इसका पेच या घर्षण वाली जो जगह है उसमें ग्रीस या मोबिल ऑयल डालना है। सही आकार का पुली या बेयरिंग पुलर यूज करना है और पुलर के पेच को चलाने के लिए सही आकार का स्पैनर ये सब यूज करना है। मैलेट की अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैंडल ढीला है कि नहीं ये चेक कर लें। कठोर धातु की सतह कील आदि पे चोट मारने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है और जिस चीज पे आप रख के मार रहे हैं उससे वो एकदम सपाट होनी चाहिए। चलिए, तो इतना सारा आपको ध्यान देना था।
इसके बाद 2-3 और है, देख लेते हैं। ब्लू लैंप जो है, इसको उपयोग करने से पहले नोजल को साफ कर लेना है, मिट्टी का तेल उसका साफ होना चाहिए, नहीं तो आप फिल्टर ये सबसे या जाली से साफ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरिए, नहीं तो टैंक फट जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद प्रयोग के समय ब्लू लैंप को जॉब से हटा के अगर रखना है तो दीवार के साइड मुंह करके रखिएगा, उसका अपनी ओर घुमा के नहीं रखना है। सोल्डरिंग आयरन का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी बिना प्लग टॉप लगाए हुए यूज नहीं करना है ना, सीधे तार उसका ऐसे लगा के नहीं करना है। सबका कनेक्शन सही तरीके से होना चाहिए। और इसका जो बीट होता है यूज करने से पहले आप खुरच के साफ कर दीजिए, या फिर सैंड पेपर आता है उससे साफ कर लीजिए, और ज़रूरत ना हो तो इसको डिस्कनेक्ट करके और पावर सप्लाई से अलग करके रखना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ जो आपने पढ़ा अभी तक, देखा, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, है ना। मेंटेनेंस एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने देखा है ना, उससे क्या क्या हमने सीखा। उस आधार पे जो आपका टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपने कवर ना किया हो, और वो हो सकता है कि आगे दे दे, है ना, तो आगे पढ़ना हो तो हम लोग देख लेंगे। जो भी छूटी हुई कुछ चीज़ें अगर छूटी होंगी तो हम लोग उसको इस प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। हमने अभी तक इसको देखा नहीं है, फिर भी अब देख लेते हैं, देख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं फीलर गेज, है ना। फीलर गेज में होता क्या है, बहुत सारे ब्लेड रहते हैं जो अलग अलग मोटाई के होते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये इतनी मोटाई का है। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गैप है, लाइक स्पार्क प्लग में इतना छोटा सा गैप है, तो इस गैप में हम लोग फीलर गेज को इसमें का ब्लेड डालेंगे, है ना। जो मोटाई का ब्लेड उसमें लग जाएगा उतना थिकनेस, उतना एयर गैप उसका है। कई बार ऐसा होता है कि एक ब्लेड से वो नहीं भर पाता है, तो हम लोग 2 या 3 या उससे ज़्यादा जितना भी ब्लेड उसमें लगेगा और लगा के और सबके थिकनेस को हम लोग ऐड कर लें, ठीक है। तो इस टाइप का डिज़ाइन होता है जब ब्लेड खुलता है, और इसको फिर वापस करके हम लोग इसमें भर सकते हैं। आपने देखा होगा जो नेल कटर होता है उसमें कैसे चाकू भीतर घुसा रहता है, वैसे ही ये सब जो है भीतर इसमें घुसा रहता है और इसमें से ब्लेड बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीलर गेज। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो उन्हें काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है ना। तो हम लोग यूज करते हैं इसका, है ना, साइड कटिंग प्लायर का, है ना। साइड कटिंग प्लायर से ही हम लोग जनरली वायर को काटते हैं। नेक्स्ट, सॉकेट से सुंडाकार सेंट वर्मा के अपनयन के लिए आप कौन से औजार का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें एक ड्रिफ्ट होता है, आपने अभी तक देखा नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर में अगर आप होगा तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट नाम का औजार जो है वो सॉकेट से वर्मा को हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, गुनिया के कई प्रयोग हैं। गुनिया के से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। गुनिया ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ डिजाइन वाला, है ना। इससे हम लोग कार्यखंड के पृष्ठों की समानांतरता की जांच कर सकते हैं ना। दो सरफेस मान लीजिए कि एक ये है और एक ये है, दोनों समांतर है कि नहीं, तो इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, जो हम लोग रेती से ऐसे किए हैं, बनाए हैं ऐसा जॉब, ये वर्गाकार है कि नहीं, ये जांच कर सकते हैं। पृष्ठ की परिष्कृति की जांच, कितना उसका जो सतह है वो कितना चिकना है ना, मतलब उसमें ज्यादा ऊपर नीचा तो है कि नहीं, उबड़ खाबड़ है कि नहीं, वो चेक हम लोग इससे नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी कार्यखंड के सिरों पर 90 डिग्री कोण पर रेखाएं अंकित करना, ये भी किया जा सकता है। तो हम लोग जो सरफेस है वो किस लेवल तक चिकना है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं उससे।
बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइस का जो आकार होता है, इसका जो जबड़ा होता है इसकी लंबाई से, मतलब ऐसे में जो लंबाई आएगा, है ना, ऐसे है ये, तो जबड़ों की क्या चीज से, चौड़ाई से, है ना, इसी के आधार पे हम लोग इसका साइज बताते हैं। अगला है डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो डिवाइडर का आकार जो है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आएगा उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो क्या है, चूल, यहाँ पे चूल होगा, है ना, और बिंदु, है ना, इसके बीच की दूरी से, है ना, बिंदु इसको कहते हैं टिप, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी से ही हम लोग इसकी लंबाई को मापते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, तो हमने बताया था दोनों जो होल है उसके केंद्रों के बीच की दूरी, है ना, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट, फाइल की लंबाई मापी जाती है ना, पॉइंट से हिल तक, है ना। हिल कहाँ तक रहता है, हैंडल के जस्ट आगे वाला हिस्सा, है ना, जहाँ से हैंडल खत्म होता है वहां पे हिल रहता है ना। तो पॉइंट से, मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा से लेके वहां तक। छेनी निर्माण में प्रयुक्त धातु है, तो जनरली हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। हाई कार्बन स्टील में जनरली 0.75 से 1% तक कार्बन रहता है। समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। समांतर ब्लॉक का यूज करते हैं हम लोग चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, मतलब काटते हैं तब। हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए तब भी यूज करते हैं, और ड्रिलिंग के समय जॉब को पकड़ने के लिए या सहारा देने के लिए, तो सब चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं समांतर ब्लॉक्स का। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, अभी मैंने बोला 0.75 से 1% तक। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है, केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, चिप्स को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल और जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो इसके लिए, है ना, जो आप कटिंग टूल है उसको भी ठंडा रखते हैं और जॉब को भी ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी क्षेत्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाते हैं। एक बार ऐसे अगर घुमा लेते हैं, है ना, नहीं ऐसे घुमा लेते हैं तो फिर ऐसे घुमाते हैं आधा चक्कर, है ना। तो इससे क्या होता है, धातु का जो टुकड़ा होगा उसमें चिप्स, है ना, वो टूट जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं। हथौड़ी का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, तो उसके पिन के आधार पर और उसके वजन के आधार पर, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर, यही हमारा आंसर होगा। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल से धो के रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर रखना चाहिए। नहीं, तो ब्रश से साफ करके हम लोग को रखना चाहिए, है ना। रेती ये सब क्या चीज से साफ होता है, ब्रश से। चलिए अगला, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप लगाना चाहिए, यही होता है। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण है ब्लेड के कटिंग के समय क्या, घर्षण को कम करना, है ना। उसका दांत का सेटिंग करने से घर्षण कम हो जाएगा अगर सही सेटिंग रहेगा तो। सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य वस्तु को कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए नहीं होती है ना। बाकी फ्लैट सतह से धातु हटाना है ना, कास्टिंग के अतिरिक्त धातु हटाना है, या फिर वेल्डेड जोड़ों के अतिरिक्त धातु को हटाना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है, फेज टेस्टर के प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसमें सब होना चाहिए। 500 वोल्ट से ज्यादा रेंज पे काम नहीं करेंगे। इंसुलेशन चेक करते हैं, चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे, है ना, और अर्थ के संपर्क में रहेंगे। हथौड़े को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे। हैंडल के आखिरी छोर से पकड़ेंगे, सही है। हैमर के पास से हैंडल को पकड़ेंगे, गलत है। हैमर में ग्रीस लगा कर रखेंगे, गलत है। ढीले हैंडल से भी कार्य करेंगे, गलत है। ये होगा। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे, उसे हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकना चाहिए, समय समय पर तेल लगाएंगे, उपरोक्त सभी, ये सब होगा। पेचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे। पेच के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करेंगे, सही है। पेचकस से हैंडल
पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे, ये भी सही है। इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करेंगे। ब्रुक सभी, तो इसमें सभी होगा। हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे? ड्रिल बिट जॉ के मुंह में अच्छी तरह कसेंगे, सही। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे, ये भी सही है। धातु की चादर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाएंगे, ये भी सही। तो इसमें होगा सारा सही। चलिए, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और अगले वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को, और उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ लिया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बुक को भी ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाएं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट मिले या फिर और अच्छे से सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि आप ITI में एडमिशन लेके, है ना, आप इलेक्ट्रिशियन बने, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे जो है नंबर दिखा दिए जाएंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।